सो गाइज वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड 12th क्लास चैप्टर 9 क्लास 12th जो है उसमें इंटरनेशनल चैप्टर है। पहला और दूसरा पार्ट पहले ही अपलोड था। तीसरा पार्ट वीडियो का लास्ट पार्ट है जो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड किस तरीके से करवाया जाता है, ट्रेड के तरीके क्या हैं और साथ में क्या डोमेस्टिक ट्रेड भी होते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड होते तो कैसे होते हैं, ट्रेड में अगर हमें जो शिपिंग का कार्गोज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनमें भी इम्पॉर्टेंट किरदार किसका होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो हैव अ लुक। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें रेगुलरली मिलती रहेंगी, तो अपडेटेड रहिएगा। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी कंट्री के बीच में अगर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए हमें विश्व व्यापार संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन करता क्या है। मान लीजिए कि एक कंट्री है, कोई मान लीजिए कि मैं कहता हूँ अमेरिका है और अमेरिका जापान से ट्रेड करना चाहती है। और अगर अमेरिका जापान से ट्रेड करना चाहती है तो उस ट्रेड के अंदर ना तो अमेरिका मनमानी करे और ना ही जापान मनमानी करे। तो ऐसे केसेस पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को सेट कर लेती है ग्लोबल ट्रेड के लिए कि किस कंट्री के बीच में कैसा ट्रेड होना चाहिए। उसके व्यापार के नियमों को तय करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। मतलब अमेरिका अगर जापान से व्यापार करेगा और बोथ कंट्रियाँ अगर WTO की मेंबर हैं, की मेंबर है तो ऑफ कोर्स नियम तय करने का अधिकार WTO को होगा। ओके, क्लियर इतना सा। अब सबसे पहले इसका नाम जो था वो गेट था, जनरल ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट करके कुछ इसका नाम था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ फुल फॉर्म भी पेपर के अंदर आती है। लास्ट ईयर जब टर्म 1 का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था, लेकिन बाद में इसका नाम ट्रांसफॉर्म करके 1 जनवरी को हमने 1995 में हमने क्या कहते हैं इसको WTO बना दिया। जैसे पहले लीग ऑफ नेशन नाम था तो बाद में UNO बन गया ना, तो ऐसी सेम नाम बदल गया। अब क्या होता है कि इसमें एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि ये बताते हैं कि ये वैसे तो नेशन वाइड अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो उसके बीच के नियमों को, सिद्धांतों को तय करते हैं। अब इनका काम है सर्विस, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इनसे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड इनका मेन काम है। लेकिन ऑफ कोर्स ये मेन चीज़ें कि रिच नेशंस के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अमेरिका से रिलेटेड कोई पॉलिसी बननी है तो WTO अपना अड़ंगा अड़ाएगा और कोशिश करेगा कि उनके फेवर में काम हो। चाइनीज़ है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स, तो मास प्रोडक्शन करता है ना, तो ऐसे केसेस पे WTO चाहता है कि इनके फेवर में आइडियाज़ बने। और यहाँ पे ये जो पुअर नेशंस होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रियाँ होती हैं, साउथ सूडान, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियाँ, जानबूझ के इनको नियमों में ऐसे फंसाया जाता है कि बेचारे फंसे के फंसे रह जाए। तो इस तरीके से WTO काम करता है। ये इसकी क्रिटिसाइज मैं कह सकता हूँ, ये 200% है। क्लास 12th में जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होगे तो उसमें आपने देखने की कोशिश करी होगी, है ना। लेकिन कुछ ना रीजनल ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे WTO के अंदर तो देखो टोटल अगर हम कंट्री को नज़रअंदाज ना करते हुए अगर रफली फिगर ले ले तो कम से कम 164 कंट्रियां इसकी मेंबर बनी हुई है। 2000 मैं कह सकता हूँ 11 का डेटा के अनुसार 164 कंट्रियाँ बहुत होती हैं। अब 164 कंट्रियाँ अगर आपस में ट्रेड कर रही है तो उसके बीच के व्यापार के नियम तो WTO तय करेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एक ऐसे भी बन जाते हैं रीजनल ट्रेड ग्रुप। रीजनल ट्रेड ग्रुप में क्या होता है, 10 से 12 लोग, 3 से 4 लोग, 5 से 7 लोग, ये लोग आपस में एक अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं, जिससे आपस में मिलके ये लोग ट्रेड करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपस में 6-7 कंट्रियों को आपस में म्यूचुअली फ़ायदा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रीजनल ट्रेड ग्रुप। नॉर्मल्स है, अगर आपको ये मैंने बता दिया। अब देखो रीजनल ट्रेड ग्रुप में साफ्टा है, बहुत टाइम पहले बना था और आज भी है। उसके बाद एक OPEC ये भी एक। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो साफ्टा में कितनी कंट्री है, साफ्टा में तो 5-6 कंट्री है, इसमें 13 स्टेट्स है ना।
इनमें 13 स्टेट है देखो, तो इनको पता है कि WTO अगर मनमानी करेगा तो हम लोग आपस में अपना खुद का कर लेंगे। इनका हेडक्वार्टर वियना और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और एक देखो एक और है नेफ्टा। नेफ्टा में कौन से? कनाडा, उसके बाद मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ इतनी सी कंट्रियाँ हैं। उसके बाद एक और है, ये तो खैर हमने बता दिया, इसमें 13 स्टेट है। और उसके बाद एक ये भी है, इसमें कितनी कंट्री है? इसमें 13 कंट्री हैं। जानबूझ के लोग अपना रीजनल बनाते हैं। भारत ने भी तो कर रखा है ना, भारत ने भी करा, साफ्टा बनाया था, यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का बनाया। इसमें कुछ 28 कंट्रियाँ प्रेजेंट टाइम पे। एसोसिएशन, ये आसियान के बारे में भी आपने पढ़ा था कि ये इसमें क्या कहते हैं, इंडोनेशिया 10 कंट्रियाँ टोटल है। तो ये रीजनल ग्रुप है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। अब मेन कंसर्न यही होता है कि अगर ये कंट्रियाँ आपस में ट्रेड कर रही है तो देखना पड़ता है किस कंट्री के पास क्या सामान है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कौन सी करती है, तो कौन किसको बेच सकता है वो ज़रूरी है। और दूसरा क्या कहते हैं, एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि भाई बेटर स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती चली जाए, गुड्स की अवेलेबिलिटी, वाइड बहुत ही बड़े लेवल पे सर्विस दे सके ये लोग। और दूसरा, आपस में अगर प्राइस बेच रहे तो वेजेस और प्राइसेस आपस में ठीक होने चाहिए। मेन ये है कि अगर आपस में ट्रेड करें तो ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इनका भी ट्रेड होता रहे। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो कंट्रियों के अंदर है उनको ख़त्म करने की कोशिश करी जाती है, और कोशिश यही करी जाती है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो और सभी उसका सही से इस्तेमाल कर पाए। ये चिंताएँ हमेशा रहती है। अब ट्रेड करते समय हमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ट्रेड करते समय हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है ना पानी का, बहुत बड़े लेवल पे जो ट्रेड होता है ऑफकोर्स शिपों के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से ही होते हैं बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए एरोप्लेन से भी हो रहे हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ी मात्रा में सामान को लाया और ले जाया जाता है ना। तो ऐसे केसेस पे क्या होता है कि ये कोशिश करा जाता है कि हर कार्गो को या पैसेंजर यात्री जहाज़ को सुविधाएँ मिल सके। जब भी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान बेचने और लाने ले जाने के लिए आ पाएगा। कार्गो को लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वही सामान लेगा। नेविगेशन चैनल्स मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद सभी कार्गो शिप को क्या कहते हैं, इंडिकेटर मिलता रहना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो इस हिसाब से टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को बनाया गया, एक जो हैंडल करते हैं, एक जो लोकेशन पे बेस्ड होते हैं, और एक जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं स्पेशली। मतलब सारे पोर्ट सारे ही काम नहीं करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं, कितने सारे देखने को मिलते हैं ना। तो हैंडल करने के हिसाब से 3 बनाए गए हैं कि 3 हैंडल करेंगे। इंडस्ट्रियल पोर्ट का मेन काम ये होता है कि ये पूरी तरीके से देखते हैं कि हैवी और बल्की गुड्स, शुगर, ऑयल, केमिकल, ये जितने भी सिमिलर मटेरियल होते हैं ना, ग्रेन्स, उनको देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ये उनके लिए अलग रखते हैं। उसके बाद कमर्शियल में ये होता है कि ऑफिशियली बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनका पैकेजिंग से रिलेटेड हो गया, ये कमर्शियल में करते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो दोनों तरीके के गुड्स को देखने की कोशिश करता है। लोकेशन बेस देखे तो इनलैंड है और आउटर है। इनलैंड का मतलब होता है कि सिर्फ कंट्री के अंदर जो छोटे शिप के जहाज होते हैं उनको छोटे लेवल पे कंट्री के अंदर दौड़ाना। लेकिन जो आउटर होते हैं वो बड़े लेवल पे जब सामान दूसरी कंट्री पे लेके जाना होता है तो आउटर पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कांडला करके छोटा है वो तो हम अपना कुछ भी सर्विस पहुँचाते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन हम भाई मुंबई के पोर्ट्स का जब इस्तेमाल करते हैं, बंदरगाह का, गुजरात का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े लेवल पे करते हैं, विशाखापट्टनम का बड़े लेवल पे करते हैं। ऐसे आउटर पोर्ट्स में कहते हैं कि कोई बहुत बड़े शिप का होता है, जब छोटे शिप से सामान ला के बड़े शिप पे लाना पड़ता है तो हमें आउटर पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ज़्यादातर कोस्टल लाइन पे स्थित होते हैं ना, हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी है कि हर पोर्ट्स का अपना अपना काम होता है। मान लीजिए एक पोर्ट्स का काम होगा सिर्फ ईंधन भरने का, किसी जहाज में पेट्रोल ख़त्म हो गया या ईंधन ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ टैंकर को भरने का, तो टैंकर पोर्ट्स भी बोला जाता है, ऑयल पोर्ट्स बोलते हैं इसे। दूसरा, कभी कभार मान लो कि किसी भी क्या कहते हैं जहाज को, शिपिंग को कोई दिक्कत होगी तो इस शिप का काम होगा कॉल के माध्यम से उसको कनेक्ट रखना कि कहाँ पे है, कैसे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरा होता है पैकेजिंग स्टेशन।
मतलब कहीं पे भी सामान अगर आप लेके पहुँचे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो उसको सही तरीके से पैकेजिंग करने का काम पैकेजिंग स्टेशंस का होता है। मतलब सबका काम बांटा हुआ है। ये माल गोदाम में मेनली जहाँ से रिसीव कराता है सारा का सारा सामान। उसके बाद नेवल पोर्ट, इसका काम होता है कि कोई भी जहाज़ को किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, कॉलिंग से रिलेटेड, कोई शिप ख़राब हो गई, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई पोर्ट्स ख़राब हो गए, उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड नेवल पोर्ट का काम होता है। मतलब ऐसे स्कूल के अंदर होता है ना, ये टीचर ये पढ़ाएगा, वो टीचर वो पढ़ाएगा, वो ये करेगा, उसका वो काम है, उसका वो काम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड्स करने के लिए हमें जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है और हर किसी का अपना खुद का काम होता है। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। चैप्टर ख़त्म हो गया क्लास 12 का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी मिलेंगे दूसरे पार्ट में।